हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका मेरे एजुकेशनल चैनल जिसका नाम है गुरु ज्ञान कॉमर्स कैंप बाय प्रवीण सर। अभी तक मैंने आप सबके लिए क्लास 12th के पार्टनरशिप चैप्टर के करीब 14 लेक्चर्स यूट्यूब पे डाल दिए हैं। 11th के 2 चैप्टर डाल दिए हैं जो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग या इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग से रिलेटेड है। आज मैं आप सबके लिए मैक्रो इकोनॉमिक का जो चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग वो लेकर के आया हूँ। आशा है आप सबको समझ में आएगा और कोई प्रॉब्लम्स होती है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। देखिए, मैं जो चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ वो मैक्रो इकोनॉमिक का पार्ट है, ठीक है। टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग, जिसमें मैं आज के लेक्चर में बहुत फास्ट तरीके से लेकिन समझाते हुए लूँगा मनी चैप्टर। देखिए, मनी को समझाने से पहले मुझे बार्टर एक्सचेंज पे आना पड़ेगा। ये बार्टर एक्सचेंज क्या चीज़ है? देखिए, शुरुआत में आप जब जानते थे कि जब मनी नहीं आया था, मनी का जन्म नहीं हुआ था, जब बार्टर एक्सचेंज सिस्टम चलता था, ये क्या होता था? ये डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ ए कमोडिटी अगेंस्ट अनदर कमोडिटी विदाउट द यूज ऑफ मनी बार्टर एक्सचेंज कहलाता था। क्या मतलब? विदाउट मनी कमोडिटी से कमोडिटी परचेज करना, एक्सचेंज करना, वीट के बदले में राइस, ठीक है, किसी कमोडिटी के बदले में कमोडिटी देना, इसको बार्टर एक्सचेंज बोलते थे। इसलिए इसको नाम दिया गया बार्टर इकोनॉमी। और बार्टर इकोनॉमी में नाम क्या दिया? सीसी इकोनॉमी। सीसी इकोनॉमी का मतलब क्या होगा बेटा? सीसी इकोनॉमी का मतलब कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी बोला गया इस केस को। लेकिन इस कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी में बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। क्या क्या ड्रॉबैक थे? मैंने आपके लिए 5 या 6 ड्रॉबैक्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। सबसे पहला जो ड्रॉबैक था वो था डबल कॉन्फिडेंस का न होना। देखिए, सपोज कीजिए कि अगर कोई व्यक्ति ए है, ठीक है, कोई ए है और बी व्यक्ति है। ए को जो प्रोडक्ट की नीड है वो बी के पास तो है, लेकिन जो बी को नीड है वो ए के पास नहीं है। क्या मतलब? जो ए को नीड है वो बी के पास है, लेकिन जो बी को नीड है वो ए के पास नहीं है। इसको बोलते हैं डबल कॉन्फिडेंस का न होना। तो लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस की समस्या हमेशा जनरली आती रहती थी। सेकंड था लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब होता था बेटा कि कई बार क्या होता था कि हम अपनी चीज़ों को वैल्यू में चेंज नहीं कर पाते थे, कन्वर्ट नहीं कर पाते थे। हमको ये मालूम नहीं होता था कि जो 2 गुड्स, ए गुड्स और बी गुड्स जो एक्सचेंज हो रही हैं आपस में, क्या उनका रेशो सेम है? क्या जो एक्सचेंज रेशो सेम है क्या? आप सोचिए, क्या एक हाथी के बदले में एक घोड़ा एक्सचेंज हो सकता है? क्या नहीं हो सकता ना। तो क्यों? क्योंकि दोनों का मेजरमेंट इन वैल्यू था नहीं, एक्सचेंज रेशो था नहीं। तो यहां पर मेजरमेंट ऑफ वैल्यू का अभाव था। लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। ये क्या मतलब है? बार्टर एक्सचेंज के अंदर हम जितने भी फ्यूचर पेमेंट्स करते थे या क्रेडिट ट्रांजैक्शंस करते थे वो पॉसिबल ही नहीं पाती थी, ठीक है। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, फ्यूचर ट्रांजैक्शंस, ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं हो पाती थी। बार्टर सिस्टम का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था स्टोरेज की प्रॉब्लम। मनी का स्टोरेज नहीं हो पाता था क्योंकि मनी थी नहीं। तो क्या होगा? कमोडिटी का स्टोरेज होगा, और कमोडिटी के स्टोरेज के लिए बहुत बड़ी जगह की आवश्यकता पड़ती थी। तो अंडर बार्टर एक्सचेंज इट इज डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू स्टोर वेल्थ और जनरलाइज्ड परचेजिंग पावर फॉर फ्यूचर यूज इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आज अपने घरों के अंदर हम साल भर का गेहूं इकट्ठा करके रखते हैं, तो उस वक्त भी क्या होता था? साल भर का, 10 साल का, 5 साल का गेहूं है, चावल है, फलाना है, डिमका है, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा की जाती थी। लेकिन स्टोरेज की प्रॉब्लम के लिए हमारे को स्टोरेज स्पेस की जरूरत पड़ती थी, तो स्टोरेज की समस्या थी। ट्रांसफर, हम पैसे का ट्रांसफर, पैसा तो अब आया है, हम अपने गुड्स का ट्रांसफर करते थे, उसमें बहुत प्रॉब्लम आती थी। अंडर बार्टर एक्सचेंज इट इज डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू स्टोर वेल्थ एंड जनरलाइज परचेजिंग पावर, तो मैंने बता दिया। तो ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ? इसके अंदर पैसों का, गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसफर बहुत कठिन होता था। लैक ऑफ डिवाइजिबिलिटी का मतलब होता है देयर आर मेनी गुड्स विच आर नॉट डिवाइजिबल। लैक ऑफ डिवाइजिबिलिटी मेक्स बार्टर एक्सचेंज इम्पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, द वैल्यू ऑफ हॉर्स इज 1000 kg wheat, the other person in exchange process only 500 wheat. In such a situation the horse cannot be divided into 2 pieces. कहने मतलब क्या हुआ कि अगर किसी चीज को किसी
को सपोज कीजिए मैंने एक घोड़ा परचेज किया और घोड़ा परचेज किया, उसका दाम रखा 1000 किलो गेहूं। अगर कोई कहता भैया मैं तो 500 किलो गेहूं दूंगा, तो क्या हॉर्स को आधा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता ना। तो प्रोडक्ट का डिवाइजिबिलिटी भी बहुत डिफिकल्ट होता था। तो ये 5 प्रॉब्लम्स हुई। लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस हो गया, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टैंडर्ड एफर्ट पेमेंट, डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज, डिफिकल्टी ऑफ ट्रांसफर एंड लैक ऑफ डिवाइजिबिलिटी। उसके बाद बेटा आता है मनी। क्या चीज है बेटा? मनी इट इज एनीथिंग which is generally acceptable as means of exchange and the same time act as a measure of value and as a store value। आप देखिए मनी ने क्या करा, ये किसी भी चीज की रूप में एक्सेप्ट की जा सकती थी, किसी भी पॉइंट पर किसी भी चीज को कैलकुलेट कर सकती थी, मेजर ऑफ वैल्यू कर सकती थी और किसी भी चीज को एक्सचेंज कर सकती है। तो इट इज एनीथिंग, मनी इज एनीथिंग। अगर इट की जगह में लगा दूं, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेबल एज मीन्स ऑफ एक्सचेंज and the same time act as a measure of value and as a store of value। कि मनी क्या है? किसी भी रूप में एक्सेप्ट किए जाने वाला एक्सचेंज है और उसी वक्त ये किसी भी प्रोडक्ट को मेजर ऑफ वैल्यू कर सकता है और साथ में स्टोर ऑफ वैल्यू भी कर सकता है। मनी ये होता है। तो मनी के फंक्शंस क्या हैं? मनी के जो फंक्शंस हैं उनको प्राइमरी फंक्शन में और सेकेंडरी फंक्शन में और कंटीजेंट फंक्शन में डिस्क्राइब कर दिया गया है। तो मनी के फंक्शन अपने 3 फंक्शंस होते हैं बेसिकली। तो प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं। प्राइमरी फंक्शन में क्या हुआ? मनी इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी किसी भी चीज को इजीली एक्सचेंज कर सकती है। ठीक है, मैंने अभी बता दिया सिंपलेस्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ये। मनी इज एक्सेप्टेबल एज मीन्स ऑफ एक्सचेंज। सेकंड था मनी किसी को भी मेजर कर सकती, किसी प्रोडक्ट को मेजर इन वैल्यू में कर सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेजर ऑफ वैल्यू। क्योंकि मनी वैल्यू सर्व एज ए मेजर ऑफ वैल्यू इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ अकाउंट। मनी मेजर्स द वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक गुड्स। मॉनेटरी यूनिट्स इज द यूनिट इन टर्म्स ऑफ विच इज द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड। तो क्या होता है ये? तो मनी किसी भी चीज को यूनिट ऑफ अकाउंट के अंदर कन्वर्ट कर सकती थी। फिर आता है सेकेंडरी फंक्शन। सेकंड फंक्शन में जो हमारे ड्रॉबैक्स थे उसमें 5 ड्रॉबैक्स थे, जिसमें प्राइमरी फंक्शन में तो 2 आ ही चुके हैं और सेकेंडरी फंक्शन में आपके बाकी के 3 आ गए हैं। फ्यूचरिस्टिक पेमेंट, क्रेडिट पेमेंट्स जो होते थे वो होना संभव हो गया। हम मनी का स्टोर कर सकते थे, मनी को इजीली ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो मनी के आने के बाद हमारे जो ड्रॉबैक्स थे, मनी के बार्टर सिस्टम के जो ड्रॉबैक्स थे वो सब हमारे ड्रॉबैक्स खत्म हुए। तीसरा होता है कंटीजेंट फंक्शन। बेटा कंटीजेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है? 5 जो मेन फंक्शन है उनके अलावा कुछ फंक्शन और बना दिए गए हैं। मनी से क्या होता है? क्रेडिट क्रिएशंस होते हैं, मनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनल इनकम। जितनी भी नेशनल इनकम होती है जो टैक्स के थ्रू आती है मनी के फॉर्म में, उसको हम सैलरी के अंदर, वेजेस के अंदर, पेंशन फंड के अंदर बकर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वो मनी फॉर्म में ही हो पाता है। इंक्रीज इन लिक्विडिटी ऑफ द कैपिटल। मनी एक ऐसा फॉर्म है जिसके अंदर हम उसको मोस्ट लिक्विड पार्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं, लिक्विडिटी मेंटेन कर सकते हैं और कहीं ना कहीं किसी भी न किसी रूप में इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। मनी एक ऐसा है जो मनी के थ्रू एक कंज्यूमर सामान परचेज करता है और उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। मनी के थ्रू ही एक प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने का मौका मिलता है। तो मनी अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म हो गया मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। मेजरमेंट ऑफ वैल्यू का मतलब ये हुआ बेटा कि हर चीज को ये इजीली स्टोर भी कर सकता है, मेजर भी कर सकता है, एक्सचेंज भी कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं सप्लाई ऑफ मनी की तरफ। मनी का सप्लाई का मतलब क्या है? टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी मतलब स्टॉक ऑफ द मनी, और वो भी कब? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी चीज कैलकुलेट की जाती है वो हमारा स्टॉक होता है। ठीक है, वो क्या होता है? हमारा स्टॉक होता है। तो अगर हम बात करें कंपोनेंट की, मनी के सप्लाई के कंपोनेंट क्या क्या हैं, तो मनी सप्लाई के कंपोनेंट में आता है सबसे पहले करेंसी, फिर आता है डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, पब्लिक के पास कितना पैसा है एक तो वो, और एक बैंकों के पास में कितना डिमांड डिपॉजिट है वो। ये दोनों कंपोनेंट मनी सप्लाई के होते हैं। मनी सप्लाई के कंपोनेंट को मेजर कैसे करते हैं? मेजर करने के हमारे पास में 4 मेथड्स हैं। M1 अप्रोच, M2 अप्रोच, M3 अप्रोच, M4 अप्रोच। हमारे पास टोटल 4 अप्रोच हैं। M1 अप्रोच और M4 अप्रोच, तो M1 अप्रोच को तो हम मोस्ट लिक्विड अप्रोच बोलते हैं और M4 अप्रोच को हम लीस्ट लिक्विड अप्रोच बोलते हैं। M1 अप्रोच में आता है
करेंसी, डिमांड डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट। बेटा अदर डिपॉजिट की अगर हम बात करें, अदर डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, किसके पास होता है अदर डिपॉजिट? अदर डिपॉजिट में अदर डिपॉजिट में WHO के पास में पैसा, नाबार्ड बैंक के पास में पैसा, IMF के पास में पैसा, जो भी होता है, जो RBI डिपॉजिट करा के चलता है, तो अदर डिपॉजिट्स कहलाती हैं। डिमांड डिपॉजिट मैंने बैंक के पास बताया दिया, करेंसी मैंने आपको पब्लिक के पास बताया दिया। तो पब्लिक के पास करेंसी, बैंकों के पास डिमांड डिपॉजिट और दूसरे बैंकों, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के पास में डिपॉजिट। अगर हम तीनों को मिला दिया जाए तो हमारा ये M1 अप्रोच बनता है। M2 अप्रोच में, M1 अप्रोच को तो हम पूरा लेते हैं, साथ में पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स को ले लेते हैं। M3 अप्रोच में M1 अप्रोच को हम पूरा लेते हैं, लेकिन हम बैंकों के टाइम डिपॉजिट्स को ले लेते हैं। M4 अप्रोच के अंदर हम M3 अप्रोच को पूरा लेते हैं, साथ में पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स को भी ले लेते हैं, लेकिन इसमें NSC पार्ट नहीं आता है, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो क्या करा हमने, ये सिंपल शॉर्ट फॉर्म के अंदर बिल्कुल हमने मनी चैप्टर को समझने की कोशिश करी है। आशा है आपको मनी चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई समस्या आती है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय।